नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां और इस तारीख का संबंध है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिलने के किस्से से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के समीकरण तेजी से बदल रहे थे। भारत नया नया आजाद हुआ था और विश्व में अपनी जड़ें ढूंढ रहा था। अधिकतर क्षेत्रों में भारत अभी भी मदद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। अमेरिका भारत को खाद्य सहायता और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मदद करता था, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू चाहते थे कि भारत में जल्द से जल्द इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो। तब जियोपॉलिटिकल समीकरण ऐसे थे कि अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा था और वो पाकिस्तान से अपने सैन्य रिश्ते मजबूत करता जा रहा था। पाकिस्तान के साथ पावर इक्वेशन अनबैलेंस ना हो, इसके लिए ज़रूरी था कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। 1954 में भारत ने चीन के साथ तिब्बत पर सिनो इंडियन एग्रीमेंट साइन किया। इसके बाद नेहरू ने यूएसएसआर और यूरोप का दौरा किया। दुनिया कोल्ड वॉर से गुजर रही थी। एक तरफ चीन और यूएसएसआर जैसे कम्युनिस्ट देश थे और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका थे। नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्षता की नीति के तहत नेहरू ने दोनों तरफ रिश्तों पर जोर दिया। कम्युनिस्ट देशों के साथ संबंध को लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई। 7 जून 1955 को नेहरू यूएसएसआर पहुंचे। याल्टा में जब वो सड़क से यात्रा कर रहे थे, लोगों ने उनकी तरफ कुछ गुलाब फेंके। नेहरू ने एक गुलाब का फूल पकड़ लिया और उसका कांटा उनकी उंगली में चुभ गया। उंगली से खून निकलने लगा तो नेहरू बोले, देखिए मैंने रशिया के लिए खून बहाया है। ये खून बहाने वाली बात दरअसल एक तंज था उन लोगों के लिए जो उन्हें कम्युनिस्ट सिंपथाइजर यानी कम्युनिस्ट देशों से हमदर्दी रखने वाला व्यक्ति मानते थे। इस दौरे पर नेहरू यूक्रेन से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक गए। विदेश नीति के हिसाब से यह दौरा भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। यूएसएसआर ने भारत में बड़े उद्योग स्थापित करने में मदद की। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत को सहायता प्रदान की। इस दौरे में यूएसएसआर और भारत के रिश्ते मजबूत होते चले गए, यहाँ तक कि 1962 के भारत चीन युद्ध में यूएसएसआर ने अपने पुराने कॉमरेड दोस्त चीन का पक्ष नहीं लिया और 1962 में जो हुआ था उसकी भूमिका नेहरू के इसी तरह के दौरों में लिखी गई थी। नेहरू की ये यात्रा दुनिया भर में खबरों का हिस्सा रही थी। पश्चिम के पावर स्ट्रगल में भारत ने पहली बार अपनी मौजूदगी इन्हीं यात्राओं के जरिए दर्ज कराई। यात्रा समाप्त कर नेहरू 13 जुलाई 1955 को भारत लौटे। एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी उनकी आगवानी के लिए। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद प्रोटोकॉल तोड़कर नेहरू को रिसीव करने पहुंचे थे। इसके 2 दिन बाद यानी 15 जुलाई 1955 को राष्ट्रपति ने एक विशेष राजकीय भोज रखवाया। डिनर टेबल पर उपराष्ट्रपति और बाकी लोग भी मौजूद थे। हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी। अचानक राष्ट्रपति डिनर टेबल पर खड़े हो जाते हैं और घोषणा करते हैं कि उन्होंने नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय ले लिया है। वो नेहरू के लिए कहते हैं, अ ग्रेट आर्किटेक्ट ऑफ पीस इन आवर टाइम, यानी हमारे समय में शांति का एक महान वास्तुकार। नेहरू चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि वो अभी इस सम्मान के लायक नहीं है। अगले दिन यानी 16 जुलाई 1955 को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में इसकी रिपोर्ट छप जाती है। नेहरू के यूएसएसआर से लौटने तक भारत रत्न वाली बात एकदम गुप्त रखी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ने बताया कि यह फैसला उनका अपना था। राष्ट्रपति ने स्वीकार भी किया कि उन्होंने असंवैधानिक रूप से काम किया, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री या कैबिनेट की सिफारिश के बिना भारत रत्न देने का फैसला ले लिया। यह फैसला असंवैधानिक था या नहीं, इस मामले में मतभेद हैं। इसके लिए हमें इस पुरस्कार की शुरुआत को जानना चाहिए। भारत सरकार 2 जनवरी 1954 के गजट नोटिफिकेशन में इसको लेकर निर्देश जारी करती है। पुरस्कार किसको दिए जा सकते हैं, उसका आकार किस तरह का होगा, वगैरह वगैरह के नियम इसमें हैं। 15 जनवरी 1955 को एक और नोटिफिकेशन जारी होता है जिसके अनुसार मरणोपरांत भी यह सम्मान दिया जा सकता है। इन दोनों में से किसी भी नोटिफिकेशन में पुरस्कार चुनने की प्रक्रिया को लेकर के कुछ नहीं लिखा हुआ है। परंपरा के अनुसार भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री नामों का चुनाव करते हैं और इसके बाद ये नाम राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं, जो कि ऑफिशियली इन पर मुहर लगाते हैं। यहाँ पर इस बात को रेखांकित करना जरूरी है कि ये केवल एक परंपरा है, कोई लिखित कानून नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति द्वारा स्वयं नाम का चुनाव करना परंपरा के विरुद्ध था, कानून के विरुद्ध नहीं। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है कि क्या राष्ट्रपति ने पक्षपात या फेवरेटिज्म के चलते नेहरू को भारत रत्न दिया। ये जानने के लिए हमें नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच जो जुगलबंदी थी, जो रिश्ते थे, उनको समझना चाहिए।
सितंबर 1949 तक संविधान सभा का काम लगभग खत्म हो चुका था। नया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। इसके पहले यह भी तय होना था कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन होंगे। राष्ट्रपति पद के लिए राजेंद्र प्रसाद नेहरू की पहली पसंद नहीं थे। नेहरू सी राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे और इसके दो कारण थे। एक तो राजगोपालाचारी उस समय गवर्नर जनरल के पद पर थे ही पहले से। दूसरा, नेहरू की ही तरह राजगोपालाचारी भी एक लिबरल सेक्युलर माइंडसेट के व्यक्ति थे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल सी राजगोपालाचारी के नाम पर सहमत नहीं थे। उनकी मंशा थी कि राष्ट्रपति के पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठे जो प्रधानमंत्री की शक्तियों को बैलेंस कर सके। पटेल के अनुसार इस पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस संगठन में पटेल की पकड़ बहुत मजबूत थी, सो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिए गए। इसके अलावा नेहरू और प्रसाद के बीच कई वैचारिक मतभेद भी थे। नेहरू आधुनिकतावादी थे। वो मानते थे कि धर्म अपनी जगह ठीक है, पर नए भारत के मूल्य पंथ निरपेक्ष होंगे। नेहरू विचार और विज्ञान का नया भारत देखना चाहते थे। इससे हटकर राजेंद्र प्रसाद का मानना था कि जिन परंपराओं और मूल्यों का भारत के जन जन में वास है, उन्हें यूं ही नहीं तोड़ा जा सकता, ना ही छलांग लगाकर अचानक उनके पार जाया जा सकता है। नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच पहली बार खुलकर मतभेद तब जाहिर हुए जब संविधान सभा में हिंदू कोड बिल का मामला उठा। नेहरू इसके पक्ष में थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि पूरे देश में इस पर जनमत संग्रह कराया जाए, उसके बाद ही इस तरह का कोई फैसला लिया जाए। बात इतनी आगे तक गई थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तब इसके खिलाफ इस्तीफे की धमकी भी दी थी। वो तब संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और वो उसी पद से इस्तीफे की बात कह रहे थे। इसके बाद एक और जिक्र आता है सोमनाथ मंदिर वाले मामले का। 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के बीच एक और मतभेद हुआ। गुजरात में सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया जाना था क्योंकि उसका पुनर्निर्माण हुआ था। इस मौके पर राष्ट्रपति को भी निमंत्रण भेजा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जाने का निर्णय लिया। नेहरू इस बात से लेकर नाराज थे। उनका मानना था कि स्टेट और धर्म के बीच में एक रेखा होनी चाहिए। सरकार से जुड़े लोगों को धर्म विशेष से जुड़ा हुआ दिखना नहीं चाहिए अपने सार्वजनिक जीवन में, और इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो भारत में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं। लेकिन राष्ट्रपति ने नेहरू की बात नहीं मानी और वो इस उद्घाटन में गए भी। इन सारी बातों से साफ होता है कि नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच खासे मतभेद थे, लेकिन उन दिनों मतभेद का मतलब दुश्मनी नहीं होता था। दोनों कांग्रेस के बड़े नेता थे। वो एक दूसरे को कठोर से कठोर बात बोल सकते थे, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इज्जत भी थी और बातों में शालीनता का भी ध्यान रखते थे। दोनों पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नेहरू को भारत रत्न दिए जाने के पीछे कोई सीधा पक्षपात या तरफदारी नजर नहीं आती है। ये भी जान लेते हैं कि भारत रत्न क्या है। क्या ये सिर्फ एक पीतल के पत्ते के आकार का पदक है? अगर ये केवल एक पदक है तो हम में से कोई भी पदक खरीद कर घर पे रख सकता है, पड़ोस के अंकल भी कोई पुरस्कार शुरू कर सकते हैं और फिर भारत रत्न के साथ कोई धनराशि भी नहीं दी जाती है। परंतु क्या किसी पुरस्कार का मूल्य उसके ताम्रपत्र या धनराशि से मापा जा सकता है? भारत रत्न का महत्व तब है जब भारत का मानस उस व्यक्ति को रत्न माने। इसीलिए भारत रत्न का महत्व उससे जुड़ी परंपरा से निर्धारित होता है, इस बात से कि आप उन चुनिंदा महान व्यक्तियों की श्रेणी में जुड़ते हैं जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में महान योगदान दिया है। पुरस्कारों के राजनीतिक स्वार्थ हेतु उपयोग की व्यवस्था बना देना इस पुरस्कार की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ था, है भी। आज़ादी के बाद ऐसा होता हुआ कई बार देखा गया। जिसकी सरकार थी उसी हिसाब से तय हुआ कि भारत रत्न किसको मिलेगा। कम से कम नेहरू के मामले में ऐसा होता नहीं दिखता है प्रथम दृष्टया। ये प्रश्न जरूर रहेगा कि नेहरू ने भारत रत्न को स्वीकार क्यों किया। क्या वो इसे अस्वीकार करके एक बुरी परंपरा को शुरू होने से रोक सकते थे? शायद हाँ, शायद नहीं। अगर वो भारत रत्न को अस्वीकार कर देते तो उन पर यह आरोप भी लग सकता था कि उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान का अपमान किया है। इस व्हाट इफ को चचा गालिब के हवाले से कहें तो हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। आज के लिए इतना ही। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नया एपिसोड लेकर। इस एपिसोड को लिखा है हमारे साथी कमल ने और इसे शूट किया है हमारे साथी अमितेश ने। अपना फीडबैक ज़रूर हमें कमेंट्स में दीजिए कि आपको ये शो कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।